तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन बी। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन ए के पीवाईक्यू किए थे एंड आज हम सेक्शन बी को कवर करेंगे पूरे को, जिसमें सारा जो क्वेश्चन है वो ईच 2 मार्क्स, सारे क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें मतलब इतना ज्यादा भी नहीं लिखना होता, पर कम भी नहीं कि एक दो लाइन में काम चला लिया। तो पहले क्वेश्चन को देख के उसी पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट मतलब 1 पेज, मतलब मैक्सिमम हम 1 पेज कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर सही से अगर पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो हाफ पेज कवर करके भी काम हो जाता है। ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि हाउ आर मॉर्फिन एंड हीरोइन रिलेटेड, मेंशन देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। ठीक है, तो पहले तो हम यही बताएंगे कि ये कैसे रिलेटेड है। तो हीरोइन जो है वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है एंड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। सेमी सिंथेटिक ऐसे कि ये किसी से बनाई है, ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है, उसी में कुछ चेंज करके ये बनी है। तो मोर्फिन की ये डेरिवेटिव होती है। मोर्फिन इज ऑब्टेन्ड नेचुरली फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी प्लांट होता है, उस प्लांट से हम जो है मोर्फिन को ऑब्टेन करते हैं। देन मोर्फिन में जब हम क्या करते हैं एसिटाइलेशन करते हैं तो उससे हीरोइन बनता है। तो यही बताया कि वाइल हीरोइन इज प्रिपेयर बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो इस जो ये इतना क्वेश्चन है इसको कवर इसने कर लिया है। ठीक है, 2-3 लाइन ने कि भाई मॉर्फिन और हीरोइन कैसे रिलेटेड है। देन हमें ऐसे ही 2-3 लाइन में इनका इफेक्ट बता देना है बॉडी पर कि ह्यूमन बॉडी पर इनका इफेक्ट क्या होता है। तो जो ये दोनों के दोनों ही ओपियोइड नार्कोटिक ड्रग होते हैं। ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं एंड ओपियोइड ड्रग है तो ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं ब्रेन में और स्लो डाउन करते हैं बॉडी के फंक्शंस को। ठीक है, ये पेन रिलीव करते हैं। ओके, एंड टेम्परेरी इससे यूफोरिया की फीलिंग आती है एंड ये जो होते हैं हाईली एडिक्टिव होते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये याद रखना है कि नार्कोटिक ड्रग है और ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, स्लो डाउन करते हैं और ये पेन एनाल्गेसिया प्रोड्यूस करते हैं एंड एडिक्टिव होते हैं ये। ठीक है, अगर हम इनका ज्यादा यूज करते हैं तो डिपेंडेंस और टॉलरेंस आ जाता है। ठीक है, एंड अगर हम इनका ज्यादा एक्सेस इंटेक कर लेते हैं यानी कि तो सांस लेने में दिक्कत होगी या कोमा में चले जाएंगे या फिर ये फेटल भी हो सकता है। तो पहले आप ये लिखकर इस वाले पार्ट का, फिर देन इस पार्ट के लिए 3-4 लाइन इनमें से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, अब यही इसका मतलब ऑप्शन में है, यानी कि ए या बी में से एक करना था, तो या तो वो कर लो 2 मार्क्स में या ये करना है। इसमें 2 पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क का है। नेम एन एल्कोहलिक ड्रिंक विच इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर 1 मार्क का पूछा है तो विद डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन में हम डायरेक्ट नेम बता सकते हैं कि विद डिस्टिलेशन विस्की, रम, ब्रांडी ये होता है एंड विदाउट डिस्टिलेशन में वाइन और बियर। इतना याद रखो। और अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगी 2-3 तो थोड़ा सा कि अल्कोहलिक ड्रिंक कैसे बनते हैं, थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता देंगे कि यीस्ट जो होती है सैक्रोमाइसिस सीरेवेसी ये हेल्प करती है इसमें सिंथेसिस में एंड प्रोसेस जो होती है इसमें अल्कोहल बनता है दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। एंड यहाँ पे डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन में क्या होता है ये बताया ना। आफ्टर फर्मेंटेशन जो अल्कोहलिक लिक्विड होता है वो डिस्टिल किस लिए करते हैं कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए करते हैं, यानी कि डिस्टिलेशन सेपरेट अल्कोहल फ्रॉम द फर्मेंटेड मिक्सचर प्रोड्यूसिंग बेवरेज विद हायर अल्कोहल कंटेंट। तो यानी कि वो सेपरेट कर देगा फर्मेंटेड मिक्सचर से अल्कोहल को और फिर वो हायर कंसंट्रेशन रहेगी उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, उसको अलग कर दिया है। और एक है जिसमें मिक्सचर में यानी कि वो लोअर परसेंटेज में प्रेजेंट है, दैट इज विदाउट डिस्टिलेशन। वो इस तरह से प्रेजेंट है, इतनी ज्यादा उसमें अल्कोहल का कंटेंट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर वो शॉर्ट में पूछा है तो सिर्फ हमें नेम बता के काफी हो जाएगा, और अगर अगर पूछ रहे हैं थोड़ा लॉन्ग में तो हम थोड़ा ज्यादा बताएंगे, है ना। देन इसी का सेकंड जो पार्ट है ये भी 1 मार्क का है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर।
तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, जैसे कि एनाबिना, नोस्ट्रोक, ऑसिलेटरिया। तो ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं, जैसे पेडी फील्ड वगैरह में। अब इनका काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है यानी कि N2 की फॉर्म में होती है, उसको अमोनिया की फॉर्म में या नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में, इनकी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ये करते हैं, जो कि यूजेबल फॉर्म होती है, प्लांट जिसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो ये काम करते हैं। अब नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन प्लांट ने फिर ये एब्जॉर्ब किया, यानी कि प्लांट की ग्रोथ एनहेंस होगी इससे, है ना। तो यानी कि यही कह रहे हैं कि भाई साइनोबैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉइल में, जो सॉइल होगी वो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर से एनरिच हो जाएगी, काफी उसमें ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी क्वांटिटी। और अगर उनकी डेथ और ये डिकम्पोजिशन के बाद भी जो फिक्स नाइट्रोजन है वो सॉइल में आ जाती है, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। और इसीलिए मतलब ये चीज बताया कि साइनोबैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। इससे एक फायदा और होता है कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो साइनोबैक्टीरिया रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प करती है, यानी कि हमें कुछ ऐसे केमिकल्स की जरूरत नहीं है जो हार्मफुल होते हैं, वो नॉर्मली हमारे लिए वैसे भी हार्मफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बायो फर्टिलाइजर है, ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा किसी को भी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है कि एनालाइज द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स एंड डिस्कस विच विल बी मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है, डिपेंड ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूसर लेवल होता है वो फोटोसिंथेसिस करके जो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। अब प्राइमरी जैसे कि यंग फॉरेस्ट होता है, तो उसमें एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, उनकी फोटोसिंथेटिक रेट काफी हाई होती है, यानी कि उनकी हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। जैसे कि नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट होगा, तो उसका एक स्टडी स्टेट आ जाएगी, यानी कि जितना हो रहा है उसमें बैलेंस्ड हो जाता है वो रेस्पिरेशन वगैरह, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा है वो एक बैलेंस करके चल रहा है। अभी कोई यंग फॉरेस्ट अभी चलने लगा है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी। और जो पहले से एक नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट है उसमें हमें वो बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई नहीं दिखेगी, वो हमें एक स्टडी स्टेट में दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो लो दिखाई देगी। एंड देन शैलो पोलिटेड जो लेक होती है, क्योंकि उसमें एक्सेस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, पॉल्यूटेड है तो न्यूट्रिएंट कितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ये सब कुछ काफी प्रेजेंट होगा, काफी कुछ होगा, तो उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, एल्गी वगैरह की ग्रोथ होगी रैपिड। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिखेगी। तो यानी कि अगर हम देखें तो शैलो पॉल्यूटेड लेक में बहुत ज्यादा होती है, एंड देन फॉलोड बाय यंग फॉरेस्ट, वाइल जो नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट होते हैं उसमें लिस्ट प्रोडक्टिविटी हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये उसकी ऑप्शन में या तो वो कर सकते थे या फिर ये वाला। तो यहाँ पे पूछा, ये भी 2 मार्क्स का है, डिफरेंस पूछा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच में और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ग्रोस यानी कि टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, यानी कि उसने जो टोटल फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो बना है ना, सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है वो। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में यानी कि उसने जो यूज कर लिया, यूज के बाद जो बचा है, रेट ऑफ बायोमास एक्यूमुलेशन आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज भी हुई है ना, उसको भी अभी इंक्लूड ही किया गया है, इसी में रखा है, अभी निकाला नहीं है, जबकि ये हटाने के बाद बता रहा है, सब माइनस करने के बाद, यानी कि एक्सक्लूड रेस्पिरेटरी लॉस। यहाँ पे एनर्जी अवेलेबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो टोटल एनर्जी जो है फिक्स्ड बाय प्लांट, यानी कि टोटल जो जितनी भी टोटल एनर्जी फिक्स की है। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है जिसने प्रोड्यूस किया है उसने सब यूज कर ली। अब जो एनर्जी अवेलेबल टू कंज्यूमर, यानी कि कोई प्लांट है, उसने अपनी जो भी उसका खर्चा था वो सब निकाल लिया है। अब जो उसके पास प्रेजेंट है, जिसको अगर कोई हर्बीवोर उस प्लांट को खाएगा, उस हर्बीवोर के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके। तो एनर्जी अवेलेबल टू कंज्यूमर, ओके।
फॉर्मूला यहाँ पे जीपीपी में क्या आएगा कि एनपीपी प्लस आर, यानी कि इन्होंने आर को भी, रेस्पिरेशन को भी नहीं हटाया है। एनपीपी जो होगा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन रेट हटाकर जो आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर इसमें प्लस हुआ है, यानी कि इसमें इन्होंने ओवरऑल लिया है कि जितना प्रोड्यूस हुआ है तो वो ज्यादा होगा। और जहाँ कुछ चीजें हटाने के बाद सब्जेक्ट ये है, जहाँ पे हटा दी है चीजें, माइनस की हैं कुछ, तो भाई वो लोअर ही रहेगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी ऑलवेज लोअर। तो 2 मार्क्स के लिए ये 5 पॉइंट काफी है, 5 पॉइंट का डिफरेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर पेरेंट्स दिए हैं, उनके गैमेट्स, एंड उन्हें पूछा है कि जो आइडेंटिफाई करनी है हमें कि एबनॉर्मलिटीज क्या है यहाँ पे जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो गैमेट्स बन रहे हैं, देखो कुछ एबनॉर्मल है। नॉर्मली जो गैमेट्स बनते हैं उसमें अगर मेल की गैमेट्स बनेंगे नॉर्मली 22 प्लस एक्स ऐसे बनेगा, या फिर वाई, पर यहाँ तो ऐसे नहीं बन रही, यहाँ पे एक्स वाई एक साथ आ गए हैं और यहाँ पे ओ हमें 0 दिख रहा है, जबकि फीमेल के नॉर्मल है। तो जब ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ठीक है, और जब ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पे 44 प्लस एक्स ओ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये ऑस्प्रिंग 1 है इसके पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। कौन सा? एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। ये बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है हमें क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम से, है ना। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम जो कि एनसीईआरटी में दिया भी गया है। एंड ये जो होता है हम इसका जो मतलब देखो बताया ना कि फ्यूजन यहाँ पे एबनॉर्मल मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं नॉर्मल फीमेल से। ठीक है, और ये मेल जैसा बनेगा, लेकिन ये जो है स्टेराइल होगा। ठीक है, और इसका जो टेस्टिस होगी वो भी अंडर डेवलप्ड होगी, और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी इसमें डेवलप नहीं होंगे, ढंग से पूरे होंगे, एंड मेंटल रिटार्डेशन भी ये शो करेगा। ये दूसरा वाला है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स की कमी है। देखो सिर्फ एक एक्स प्रेजेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यानी कि यहाँ पे एबनॉर्मल मेल जिसके पास ये वाला गैमेट था नॉर्मल फीमेल के साथ फ्यूज किया, एंड देन इसका जो सेक्स बनेगा वो फीमेल बनेगा, फीमेल जैसे दिखेगी वो, लेकिन वो भी स्टेराइल है। उसमें सेकेंडरी ये जो करेक्टर है ये भी नहीं है, ब्रॉड टेस्ट है, और ये सब आप पढ़ के देख सकते हैं थोड़े से, अंडर डेवलप ओवरीज वगैरह हो गया। यानी कि जो नॉर्मल फीमेल के अंदर करेक्टर होते हैं ना वो उसमें प्रॉपर नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पे एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। और ऐसे ही वहां पे जो नॉर्मल मेल के करेक्टर होते हैं वो प्रॉपर नहीं दिखाई देते, क्योंकि वहां पे फीमेल का एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। तो थोड़ा सा जो चीजें हैं वो उसकी मेलनेस खत्म हो गई और इसकी फीमेलनेस खत्म हो गई यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया है ये इनहेरिटेंस पैटर्न ब्लड ग्रुप का। ठीक है, और इन्होंने जीनोटाइप पूछा है 1 और 2 का, और 5th और इसका ये पूछा है कि इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम पहले देखते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारे पास ए टाइप होता है, ए बी ओ एंड ए बी। जो ए बी होता है अगर उसका हम जीनोटाइप देखते हैं तो दो तरह का हो सकता है, या तो ये होगा कि दोनों के दोनों आई ए आई ए हो, या फिर ऐसा होगा बी के लिए आई बी हो अलील, या फिर आई बी आई ये वाली अलील हो। ओ के लिए यानी कि दोनों स्मॉल आई अलील होंगी। ए बी के लिए आई ए और आई बी अलील होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन्होंने ए और बी इन दोनों का जीनोटाइप पूछा है। अब इन दोनों से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ए को बी, ए बी को बी को बी, यानी कि सब। इफ अगर हम देख लेते हैं नॉर्मली, अगर ये बी जो ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप अगर हमारा बी वाला कुछ ऐसा होता जिसमें आई बी है, और ए वाला जो है वो ऐसा होता कि आई ए है, तो क्या यहाँ जो ये यहाँ पे इनकी जनरेशन आ रही है, जो इनके बच्चे हैं, किसी के अंदर भी ए या बी मिल सकता था? नहीं ना। अगर ये होमोजाइगस होते दोनों तो भाई हमें सारी जो प्रोजेनी मिलती ना वो आई ए आई बी, यानी कि सबका ब्लड ग्रुप ए बी होने वाला था।
लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि सबका ए भी हो, यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए बी ये है, ठीक है, लेकिन बी भी है, यहाँ पे ए भी है। ओके, इसका मतलब ये जो है होमोजाइगस तो नहीं है, इसका मतलब ये कौन से वाले हैं, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तभी इसके बाद क्या होगा कि जब देखो आई ए आई मतलब आई बी ये वाला लेते हैं, आई बी आई, यहाँ पे आई ए आई ये होगा, यानी कि जो ये ए आया है ना ये ऐसा होगा, और जो ये बी आया है यानी कि इधर से आई स्मॉल आई आया होगा, इधर से ये वाला आया होगा, तब ये ऐसे बना होगा, ठीक है ए। और ये बी तब ऐसे बना होगा, यहाँ से आई बी आया होगा और इधर से ये आई आया होगा, ठीक है। यानी कि इनका तो हमें पता लग गया कि पॉसिबल जीनोटाइप जो है ना वो क्या है, 1 और 2 के क्या है, आई बी आई एंड आई ए आई, यानी कि ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। सेकंड पूछा है विच एंटीजन will be present on plasma membrane of RBC of 5 and 8, 8 ये है एंड 5 है, इसने बताना है। अब जहाँ पे ए बी है, यानी कि अब देखो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंड बी बोथ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें आरबीसी पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंटी ए बी और एंटी बी, लेकिन नो एंटीजन, यहाँ पे ना ए प्रेजेंट होगा ना बी प्रेजेंट होगा, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटी ए एंटीबॉडी या एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जबकि जो ये वाला है ए बी इस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है पेशेंट विद एडीए डिफिशियंसी रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट, explain why such periodic infusion in is required and also suggested permanent cure, ठीक है। पहले उन्होंने पूछा है कि जो एडीए डिफिशियंसी होती है उसमें हमें रेगुलर इन्फ्यूजन करना पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट का, यानी कि देखो पहले हम एडीए के बारे में देखते हैं कि एडीए होता है एडेनोसिन डीएमिनेज, ये एंजाइम होता है, इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी होती है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ओके, तो अब देखिए क्या करते हैं, इसके लिए थेरेपी यूज होती है कि लिम्फोसाइट को पेशेंट से लेते हैं एंड फिर नॉर्मल एडीए जीन जो होता है वो उनमें इंसर्ट किया जाता है सुटेबल वेक्टर की हेल्प से, एंड देन उसको हम लिम्फोसाइट को री इंट्रोड्यूस कर देते हैं पेशेंट के अंदर। अब भाई वो जो होती है जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है तब वो काम करेगी, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करेगी, तो भाई फंक्शनल जो एडीए एंजाइम होता है वो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे टेम्परेरी, और ये लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, जैसे ही सेल डाई होगी लिम्फोसाइट मरेंगी उसके बाद फिर ये काम ये एंजाइम फिर से नहीं बनेगा, है ना। तो फिर हमें बार बार ये वाले लिम्फोसाइट हमें रिपीटेड इनका इन्फ्यूजन करना पड़ेगा सफिशिएंट एडीए को एडीए की एक्टिविटी के लिए, नहीं तो फिर एडीए नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें बार बार ये इनका इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भाई ठीक है बार बार का रीजन हमने बता दिया। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि परमानेंट क्योर क्या हो सकता है। अब हमें पता ही है कि परमानेंट क्योर क्या हो सकता है, हमारी जो बोन मेरो होते हैं उसमें स्टेम सेल प्रेजेंट होती है, वहीं से जो होता है हमारी लिम्फोसाइट बनती है, वहीं हमारी आरबीसी बनती है, तो जो उनकी भाई मदर सेल है उसी पे काम कर दो। अब जो ये बोन मेरो स्टेम सेल है ये एक तरीके से मदर सेल ही तो है भाई, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल होती है, इसी से प्रोजेनेटर सेल बनती है, उन सेल फिर वो उन सेल से आगे जाकर हमारी ये वाली जो लिम्फोसाइट वगैरह ये सब बनेंगी, तो भाई तुम उन्हीं के अंदर चेंज कर दो। और वो जो सेल होती है ना वो सेल्फ रिन्यूइंग होती है, बार बार यानी कि डिवाइड होती रहती है, ठीक है, और लॉन्ग लाइफ भी होती है। तो उन सेल के अंदर क्या करते हैं फिर जो उसका जीन है एडीए का उनमें इंसर्ट करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और देन क्या होगा
फिर वो स्टेम सेल कंटिन्यूसली जो उनसे अब लिम्फोसाइट बनेगी, उन लिम्फोसाइट के पास वो जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली वो प्रोड्यूस करेंगे उन लिम्फोसाइट को जो कि नॉर्मल एडीए जीन रखती होंगी। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूअस एडीए प्रोडक्शन होगा और फिर रिपीटेड जो इन्फ्यूजन है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब in brief any two technique that can be utilized to transfer recombinant DNA into host cell directly without using any vector। मतलब ये बोल रहे हैं कि बिना किसी वेक्टर के यूज किए दो टेक्निक बतानी है हमें जिससे हम डीएनए वगैरह जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर सके। तो इसके लिए एक तो माइक्रो इंजेक्शन हो सकता है, दूसरा बायोलिस्टिक। यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन यूज करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली जो है न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ओके, होस्ट सेल के। और यहाँ पे जो होता है ये जीन गन एक तरीके से गन की तरह होता है। इसमें जो होता है गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल होता है, डीएनए उस पे कोट करके और फिर हाई वेलोसिटी से प्लांट के अंदर जो है उसमें छोड़ा जाएगा और यहाँ पे जो डीएनए है वो होस्ट सेल में चला जाएगा। तो ये दो टेक्निक हो गई। तो आज इतना ही था। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।